कार्यक्रम में प्रस्तुत है विकास, शांति और समन्वय में स्थानीय भाषाओं के योगदान पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर राजीव रंजन गिरी और आकाशवाणी संवाददाता संतोष द्विवेदी। आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है। समूचा विश्व अपनी मातृभाषाओं के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा है। सन 2000 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र ने 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में घोषित किया था। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में भाषाई और सांस्कृतिक विविधता और बहुभाषिता का प्रचार करना है। 1952 में भाषा आंदोलन के दौरान अपनी मातृभाषा के लिए शहीद हुए युवाओं की स्मृति में संयुक्त राष्ट्र ने सन 2000 से 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाना शुरू किया। सन 2019 यानी कि इस वर्ष की जो थीम है वो है विकास, शांति और समन्वय में स्थानीय भाषाओं का योगदान। राजीव जी, अगर मैं आपसे पूछूं, विकास, शांति और समन्वय जो कि आज समूचे विश्व की बहुत बड़ी आवश्यकता है, तो इस तौर पर अगर देखें तो स्थानीय भाषाएं शांति, समन्वय और विकास कैसे देखते हैं इसको आप? संतोष जी, एक चीज ध्यान देना होगा, वो ये कि दुनिया में जब तक हर हाथ को काम नहीं मिलेगा और दुनिया के सारे लोगों को एक समझने की भावना नहीं प्रबल होगी, तब तक न तो विकास हो सकता है, न शांति की स्थापना हो सकती है, न आपस में समन्वय कायम किया जा सकता है। मातृभाषाओं से इसका रिश्ता क्या है, अब ये ध्यान देना होगा। दुनिया के जितने वैज्ञानिक हुए उनका मानना है कि बच्चों को अगर उनकी मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाएगी तभी वो कारगर होगी और वो अपने मस्तिष्क का अधिकतम उपयोग कर पाएंगे। कुदरत ने उनके भीतर जितनी क्षमता दी है उस क्षमता का अधिकतम उपयोग अपनी मातृभाषा की शिक्षा के जरिए ही कर सकते हैं। पर हो ये गया है कि अब उल्टी गंगा बहाई जा रही है पूरी दुनिया के स्तर पर, मातृभाषाओं की अवहेलना हो रही है। आलम यह है कि करीब 50% मातृभाषाएं लुप्त होने के कगार पर है। अपने देश में अलग अलग आंकड़े हैं, पर 1000 से अधिक मातृभाषाएं सब लोग स्वीकार करते हैं। कुछ लोग 1352 या 65 मातृभाषाओं का जिक्र करते हैं, कुछ लोग 1635 मातृभाषाओं का जिक्र करते हैं। पूरी दुनिया में करीब 7000 भाषाएं हैं। अगर केवल भारत के हिसाब से देखें तो 20 से 25% भाषाएं भारत में है। किसी भी देश की समृद्धि केवल विज्ञान, प्रौद्योगिकी और भौतिक संसाधनों से ही नहीं होता। भाषाएं विकास की बड़ी नियामक होती हैं। होता यह है कि भाषाओं में सदियों का ज्ञान संचित है और जब भाषाएं कही जा रही है तो इसमें बोलियां हैं, उनको भी शामिल किया अनिवार्य रूप से समाहित है। वो समाहित हैं, वो सब भाषाएं हैं। हमने अपनी तकनीकी फायदे के लिए बोली और भाषा की अलग अलग कोटि बना रखी है। और भारत के संदर्भ में अगर इसको थोड़ा समझने में सहूलियत होगी कि अंडमान की 11 भाषाएं लुप्त हो गईं। सीनियर बो, जिनका कुछ साल पहले निधन हुआ, 1 दशक पहले, उनके साथ बो भाषा चली गई। अब बो भाषा में जितना ज्ञान था वो उस आखिरी व्यक्ति के साथ वो ज्ञान समाप्त हो गया। मणिपुर की 7 भाषाएं समाप्त हो गई हैं। हिमाचल की 4 भाषाएं समाप्त हो गई हैं। तो भाषाएं केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं होती। भाषाएं केवल 2 लोगों या हजारों लोगों या लाखों लोगों के बीच संवाद बनाने का एक जरिया नहीं होती हैं। भाषाएं अपने आप में ज्ञान का कोश होती हैं। जैसे कि आपने कहा कि अंडमान की कुछ भाषाएं या बोलियां विलुप्त हो गईं, कुछ मणिपुर की, कुछ हिमाचल की, ऐसे करके भारत और विश्व के अनेक स्थानों की तरह तरह की बोलियां और भाषाएं विलुप्त हो रही हैं या विलुप्त होने के कगार पर हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हमारा ज्ञान सीमित हो रहा है। तो इसके संरक्षण और संवर्धन के लिए आखिर किया क्या जाए? भाषा को अगर समझना हो तो नदी का बिंब सबसे अच्छा है। नदी कैसे बचेगी? जब नदी के पानी को प्रवाहमान होने दिया जाएगा, जब उसमें रुकावट नहीं डाला जाएगा। तो भाषाएं कैसे बचेंगी? जब भाषाएं बढ़ती जाएंगी, जब भाषाएं व्यवहार में शामिल होंगी, जब भाषाओं में कामकाज होंगे, लोग आपस में बोलेंगे उन भाषा को, और जब भाषा को इज्जत बख्शी जाएगी। भाषा को अगर सम्मान नहीं हासिल होगा तो उस भाषा भाषी का भी सम्मान नहीं होगा। तो जब हैसियत बढ़ेगी भाषा की तभी भाषाएं बचेंगी। अब सोचना ये होगा कि किसी भी भाषा की हैसियत कैसे बढ़ेगी? हैसियत बढ़ेगी रोजगार से जोड़ने पर। रोजगार से कैसे भाषा जुड़ेगी? जब उस भाषा में शिक्षा दी जाएगी। और ये दोनों के बीच बहुत ही अन्योन्य क्रिया है।
भाषा में शिक्षा इसलिए नहीं दी जाती क्योंकि उसमें रोजगार नहीं है, और रोजगार इसलिए नहीं मिलता भाषा में क्योंकि शिक्षा नहीं जुड़ी हुई है। और आप केवल भारत के संदर्भ में ही सोचें तो दुनिया के स्तर पर लागू होगा। आजादी के बाद हमारे यहाँ जो शिक्षा को लेकर 3 बड़े आयोग बने, राधाकृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग और कोठारी आयोग, इन तीनों आयोगों ने ये बात बहुत मजबूती के साथ रेखांकित किया कि बच्चों की प्राथमिक शिक्षा उनकी मातृभाषाओं में ही दी जानी चाहिए। जब बच्चों की प्राथमिक शिक्षा मातृभाषाओं में देंगे तो वो अपने भीतर जो कुदरत ने उनको मस्तिष्क दिया है, उनकी जो विचार शक्ति है वो उस भाषा में काम करना शुरू करेंगे, अधिक उपयोग कर पाएंगे। और जब कोई व्यक्ति अपने भीतर की क्षमता का अधिक से अधिक उपयोग करेगा तो न सिर्फ उसका, उसके परिवार का, उसके समाज का, बल्कि उसके देश का भी विकास होगा। ज्ञान के साथ विकास का रिश्ता जगजाहिर है और ज्ञान के साथ मातृभाषाओं का रिश्ता जगजाहिर है। इसका मतलब मातृभाषाएं विकास के साथ भी जुड़ती हैं। हमारे राष्ट्रपिता अगर महात्मा गांधी जी की हम बात करें तो जैसे आपने कहा कि बच्चों को जो प्राथमिक शिक्षा है वो उनकी मातृभाषा में दी जानी चाहिए। उन्होंने एक बार कहा था कि अगर मेरे हाथों में सत्ता हो तो मैं आज से ही हमारे लड़के और लड़कियों की विदेशी माध्यम के जरिए शिक्षा बंद कर दूं और सारे शिक्षकों और प्रोफेसरों से यह माध्यम तुरंत बदलवा दूं या उन्हें बर्खास्त कर दूं। मैं पाठ्य पुस्तकों की तैयारी का इंतजार नहीं करूंगा, वे तो माध्यम है, परिवर्तन के पीछे पीछे चली आवेंगी। कितनी बड़ी बात कही थी महात्मा गांधी जी ने। और आज विडंबना ये है कि ज्ञान का माध्यम, चाहे आप किसी संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं को देख लें, भारत की किसी अन्य परीक्षा को देख लें, जो आपकी क्षेत्रीय भाषाएं हैं या हिंदी है वो सीमित होती जा रही हैं। कैसे देखते हैं आप इसको? आप ऐसे देखें कि हमारे यहाँ किसी भी परीक्षा में मातृभाषाओं की तो बात ही छोड़ दीजिए और क्षेत्रीय भाषाओं की भी बात छोड़ दीजिए, जिसको हमने राजभाषा का दर्जा दे रखा है और भारत के संदर्भ में जिसको संपर्क भाषा भी हम बनाना चाहते हैं बड़े हद तक है, वो हिंदी में ही रोजगार नहीं है जब, तो बाकियों का क्या हाल है हम अंदाजा कर सकते हैं। अब आप अंग्रेजी के जरिए ही सारे रोजगार क्यों हमारे यहाँ हासिल हो रहे हैं? क्योंकि हमारे यहाँ अंग्रेजों का उपनिवेश था। हमारी राजनीतिक गुलामी तो चली गई, पर भाषा के जरिए जो सांस्कृतिक गुलामी थी वो अभी भी बदस्तूर जारी है। अब एक चीज और देखें, हमारे देश में अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो ये 7%, 8% से ज्यादा नहीं जाएगा, कम ही होगा। जो प्रभु वर्ग है, जो उच्च वर्ग है, उसकी भाषा अंग्रेजी है। ये प्रभु वर्ग हमेशा व्यवस्था के साथ गलबहियां करके तय करा लेता है कि उनकी भाषा का प्रभुत्व बना रहे, और जिनको प्रभु वर्ग में शामिल होना है, जिनको रोजगार लेना है, जिनको अपने नौकरी को ढूंढना है, उनको उस प्रभु वर्ग की भाषा सीखनी होगी। अब आप एक चीज देखिए, यहाँ अंग्रेजी का विरोध नहीं है, अंग्रेजी एक माध्यम के तौर पर रहे, पर अंग्रेजी यहाँ की भाषाओं को विस्थापित नहीं कर दे। भारत के विकास के मार्ग में अंग्रेजी एक बड़ी बाधा है। वो कैसे बाधा है आप देखिए, इसके लिए 2 अच्छे उदाहरण हैं। एक है जापान और दूसरा है इजराइल। जापान और इजराइल में अपनी अपनी भाषाओं में ज्ञान के सारे शोध अपनी भाषा में होते हैं। इजराइल में हिब्रू में और यहाँ जापानी में। आप केवल नोबेल पुरस्कार को एक मानदंड के तौर पर, एक प्रतीक के तौर पर भी देखेंगे तो उन भाषाओं के पास ज्यादा है। उन्होंने तो किसी अंग्रेजी के जरिए अपना विकास नहीं किया। एक चीज और देखिए, जो दूसरा हमारा एक पड़ोसी देश है चीन, वहां भी सारे ज्ञान के काम उसकी अपनी भाषा मंदारिन में होता है, जिसको हम चीनी भाषा के नाम से जानते हैं। आप कल्पना कीजिए कि हमारे देश पर प्रभुत्व अंग्रेजों का न होकर किसी और का होता तो क्या आज अंग्रेजी को वो हैसियत हासिल होती? नहीं होती। एक चीज और, मैं 2 लोगों का जिक्र करूंगा, चूंकि आपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम लिया, तो ये दोनों उन्हीं के दौर के हैं और उनसे एक मायने में जुड़े हुए ही हैं। एक विज्ञान के हैं जगदीश चंद्र बसु, और दूसरे गांधी के आध्यात्मिक शिष्य आचार्य विनोबा भावे हैं। उन लोगों ने मातृभाषाओं के बारे में क्या कहा? जगदीश चंद्र बसु ने कहा, अंग्रेजी पढ़ने से पहले बालक को मातृभाषा पूरी तरह सीख लेनी चाहिए, जिससे अंग्रेजी माध्यम के झूठे गर्व के कारण वह अन्य लोगों से अलग न हो जाए। एक वैज्ञानिक कह रहा है। और दूसरा अध्यात्म से उदाहरण लीजिए, विनोबा भावे कह रहे हैं, शिक्षण को यदि सार्वजनिक बनाना हो तो वह मातृभाषा में ही देना चाहिए, अन्यथा भेदभाव की दीवार खड़ी होगी।
जब आप शांति की बात कर रहे हैं तो शांति और समन्वय भेदभाव को बगैर मिटाए कैसे स्थापित होगा? आपस में समन्वय तभी होगा जब भाषा की दीवारें भी समाप्त होंगी और सबके भाषा को समान प्रतिष्ठा मिले, रोजगार की संभावना होगी और भाषा को प्रवाहमान होने दिया जाएगा। जब अंग्रेज नहीं भी आए थे और हम अपनी भाषा में शिक्षा ग्रहण करते थे, तब इसी भारत ने दुनिया को बुद्ध और महावीर दिए, वेद और उपनिषद दिए, दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र वैशाली दिया, चरक जैसे शरीर विज्ञानी और सुश्रुत जैसे शल्य चिकित्सक दिए, पाणिनि जैसा वैयाकरण और आर्यभट्ट जैसे खगोल विज्ञानी दिए, पतंजलि जैसा योगाचार्य और कौटिल्य जैसा अर्थशास्त्री दिया। हमारे देश में तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे जहां दुनिया भर के विद्यार्थी अध्ययन करने आते थे, और आज हम टॉफेल और IELTS जैसे परीक्षाओं के फेर में फंस गए हमारे विद्यार्थी। जिन महापुरुषों का, मनीषियों का आपने नाम लिया, अगर उनके ऊपर भी उनकी जो भी उस समय की शिक्षा पद्धति थी उसमें भी अगर विदेशी भाषा के जरिए शिक्षा लेनी होती तो ये नाम संभव नहीं थे। इनके ज्ञान का जो आप जिक्र कर रहे हैं, जो दुनिया जिन वजहों से भारत को जान रही है, वो सब अंदर ही रह जाता, वो कभी बाहर नहीं आता। ये सारे लोग अपनी भाषा में सब कुछ किए हैं, इनकी जुबान फटी हुई नहीं थी। अभी तो हालत ये है कि हम सब की जीभ में छेद है, हमारी जुबान पर ताला लगा दिया गया है। हमारे यहाँ एक भक्ति काल था जब कबीर थे, मीरा थी, तुलसी थे, सूरदास थे, ये सारे लोग अपनी भाषाओं में लिख रहे थे। इसमें शंकर देव अपनी भाषा में लिख रहे हैं, ज्ञान देव अपनी मराठी में लिख रहे हैं, तुलसीदास अपनी अवधी में लिख रहे हैं, सूरदास ब्रज में लिख रहे हैं, विद्यापति अपनी मैथिली में लिख रहे हैं, मीराबाई अपनी राजस्थानी में लिख रही हैं, मलिक मोहम्मद जायसी अपनी अवधी में लिख रहे हैं। ये सब लोग बड़े इसलिए हैं कि अपनी भाषा में लिख रहे थे। ऐसा नहीं था कि उस समय की और भाषा इनको नहीं आती थी। खुद तुलसीदास ने अवधी के अलावा ब्रज में भी लिखा है, संस्कृत का अच्छा ज्ञान था उनको, पर वो बड़े हुए अपनी भाषा में। इतिहास का जो अनुभव हमारे पास है वो भी बताता है कि अगर हमको आगे जाना है तो पहले प्राथमिक शिक्षा हमारी मातृभाषा में होनी चाहिए। तो इसकी शुरुआत हो कैसे? कब बदलेगा ये सब? ये बदलेगा तब जब लोगों के मन में इसके लिए भावना प्रबल होगी। और अब एक जो नया संकट है, हम जिनको मातृभाषाएं कह रहे हैं, अब वो धीरे धीरे दादी भाषाएं, परदादी भाषाएं होती जा रही हैं। वो भाषा, हर नई पीढ़ी मातृभाषा से क्षेत्रीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा से संपर्क, और आज पूरे देश में जिस भाषा के जरिए संवाद हो सकता है उसमें, और फिर जिसको सो कॉल्ड इंटरनेशनल भाषा कहते हैं, बल्कि ये मल्टीनेशनल भाषा है, अंग्रेजी के जरिए अंतरराष्ट्रीय संवाद, और उसी भाषा में बच्चों को सब कुछ सिखाया जा रहा है। तो ये कायम होता जा रहा है। तो ये मातृभाषाएं वो दिन दूर नहीं, अगर हम लोग नहीं चेते तो ये दादी भाषाएं, परदादी भाषाएं हो जाएंगी। दूसरे देश की और दूसरे समाज की भाषा के जरिए कोई भी देश, कोई भी समाज न तो विकास कर सकता है, न वहाँ शांति की स्थापना हो सकती है। समन्वय तो बहुत दूर की बात है। तो भारत भी अपनी मातृभाषा में कार्य करते हुए विकास के नए सोपान गढ़ सकता है, तो मातृभाषा के लिए सच्ची कृतज्ञता वही होगी। राजीव जी, आपने कार्यक्रम में भाग लिया, आपका धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। सुर्खियों में अभी आप सुन रहे थे विकास, शांति और समन्वय में स्थानीय भाषाओं के योगदान पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर राजीव रंजन गिरी और आकाशवाणी संवाददाता संतोष द्विवेदी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस कार्यक्रम के संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ईमेल भी कर सकते हैं। पता है